आज हम चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव का पेज नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो ये सारा पैराग्राफ जो है पेज नंबर 92 पे सेकंड पैराग्राफ जो पूरा है आपका लंबा, वो सारा प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के ऊपर है। एंड यहाँ से आपका स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट कैन बी अ 4 मार्कर 3 मार्कर, डिपेंड्स अपॉन द टीचर। तो यहाँ पे सारी प्राइम मिनिस्टर के पावर्स फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं जो आपको करने हैं। इसको छोड़ के नहीं जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पहली लाइन कहती है कि हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं विदाउट प्राइम मिनिस्टर वर्क ही नहीं कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर इज अ पर्सन हु सिलेक्ट्स द इलेक्ट्स और सिलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे वर्क कर पाएंगे? द काउंसिल कम अंडर एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस। एक बार प्राइम मिनिस्टर पावर में आता है उसके बाद ही ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर मिलती है। उसके बाद द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट द डिमाइज डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्टीरियल वैकेंसी। अब इनका डिफरेंस समझो। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर मर जाता है या रिजाइन कर जाता है तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हटता है तो री इलेक्शन होंगे। प्राइम मिनिस्टर किसी भी फॉर्म में हट गया तो री इलेक्शन होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई और मिनिस्टर मर गया, डिसमिस हो गया, रिजाइन कर दिया तो खाली उसकी पोस्ट को फिल किया जाएगा, आपके री इलेक्शन नहीं होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का हटना री इलेक्शन करवा देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी खत्म कर देता है। बट किसी नॉर्मल मिनिस्टर का हटना सिर्फ पोजीशन को खाली करता है, री इलेक्शन की स्थिति नहीं आती है। देन प्राइम मिनिस्टर जो है वो किन के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है? वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के जो भी डिसीजन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो डिसीजन आगे प्रेसिडेंट को बताना और प्रेसिडेंट की एसेंट लेना। तो प्रेसिडेंट को अगर कुछ रिकमेंडेशन देनी है तो प्राइम मिनिस्टर को बताएगा और प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच का जो लिंक है सबसे बड़ा, उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। देन पंडित नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए क्या वर्ड यूज किया? लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक तरह से। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा स्कूल में, टीचर्स की फेवरेट लाइन है, पंडित नेहरू डिस्क्राइब दिस पोजीशन एज द लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं एंड उसके पावर्स लिखो। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और उसकी पावर्स इसी पैराग्राफ से आपकी आ जाएंगी। लिंच पिन वर्ड प्राइम मिनिस्टर के लिए याद रखना, आने के चांसेस बहुत हैं। उसके बाद जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिस्कशन करी है, डिबेट करी है, वो जाके प्रेसिडेंट को बताना और प्रेसिडेंट से साइन करवाना। प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन का भी पार्ट बनता है। सरकार के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं प्राइम मिनिस्टर उसमें प्रेजेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर मिली कैसे है, ये आपकी लास्ट जो 4-5 लाइनें हैं वो अपने आप में एक सेपरेट 2 मार्कर क्वेश्चन है। हाउ कम प्रेसिडेंट बिकम्स सॉरी प्राइम मिनिस्टर बिकम्स सो इम्पोर्टेंट? प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअली में इतनी पावर के सोर्सेज क्या क्या है कि वो इतना पावरफुल हो जाता है? तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनकी वजह से वो पावरफुल होता है। सबसे पहला होता है लीडरशिप ऑफ द लोकसभा। तो वो लोकसभा का लीडर है सबसे पहली बात, इसलिए वो पावरफुल है। सेकंड, कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी। जितने आईएएस आईपीएस लोग हैं वो सारे उसके अंडर काम करते हैं प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली, इसलिए वो पावरफुल है। एक्सेस टू मीडिया, मीडिया की कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज ड्यूरिंग इलेक्शंस, जो भी पार्टीज वगैरह होंगी, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन खड़ा होगा कि उनकी प्रोजेक्शन कैसे करनी है, वो सारा प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। फिर जब भी इंटरनेशनल समिट्स होंगे, इंटरनेशनल आपका जो है मीटिंग्स होंगी, उसमें हमारे देश से रिप्रेजेंट होती हुई कौन सी फोटो लगती है हिंदुस्तान के कौन से मंत्री की? प्राइम मिनिस्टर की। इस वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड करो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, 2 मिनट का टाइम है। पेज नंबर 93 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को हमने पढ़ लिया कि इतना इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी पावर है, ये है वो है। पर एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर रियल लाइफ कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर कितनी पावर गेन करता है, कितनी उसकी पावरफुल चलती है, कितनी उसकी गवर्नमेंट में चलती है, ये वहाँ की प्रिवेलिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पावर में, किस तरह से उसको चुना गया है। बहुत सारे ऐसे टाइम था 1989 तक का, स्पेशली वो टाइम था जब एक ही पार्टी पावर में आती थी।
ठीक है, तो जब सिंगल पॉलिटिकल पार्टी विन करती थी तो उसका लीडर जो था प्राइम मिनिस्टर बनता था और उसकी खूब चलती थी। तब कोई और जो है उससे ज़्यादा पावरफुल बंदा नहीं था। जैसे अभी जो है बीजेपी सरकार है, वो क्लियर मेजोरिटी के साथ पावर में आई, और अब जो मोदी है उसकी फुल ऑन चल रही है। ही हैज़ फुल पावर ओवर द गवर्नमेंट। तो उसकी पावर अनअसेलेबल है, मतलब यू कैन नॉट काउंट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल ही इज। आप उसकी लिमिट का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, बहुत पावर है। बट वहीं पे अगर इसकी सरकार जो है क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं जीती होती, इसको 51% सीट्स चाहिए होती और इसके पास वो 51% सीट्स अगर नहीं होती, तो इसने किया होता कोalition। कोalition का मतलब क्या होता, किसी और पार्टी के साथ हाथ मिला लिया होता और अपने वोट्स इकट्ठे, अपनी सीटें इकट्ठी कर ली होती कि तेरे पास 30 सीटें, मेरे पास 40 सीटें, चल मिला के 70 सीटें हो जाएंगी, मेरे को वो मिल जाएगा, मेरे को लेट्स सपोज मेजोरिटी मिल जाएगी। तो वो मेजोरिटी के लिए जैसे 545 सीट्स का हिसाब होता है, तो जिसके पास 250 सीटों से ज़्यादा होंगी उसको जो है सरकार मिलेगी, उसको जो है मेजोरिटी मिलेगी। तो अगर उसकी 250 सीटें नहीं मिल रही, बन लेट्स सपोज की 200 बन रही हैं, 250 नहीं बन रही हैं, तो वो 50 सीटों के लिए किसी और के साथ कोलिशन कर लेगा, हाथ मिला लेगा, तेरे पास 53 सीट्स है तो मेरे साथ हाथ मिला ले, एंड वो पावर में आ गए लेट्स सपोज। तो इस पावर का क्या प्रॉब्लम रहेगा कि वो हमेशा डरा हुआ रहेगा प्राइम मिनिस्टर, कि मैं इसके साथ कोलिशन में आया हूँ, मुझे साथ वाली पार्टी को जो मेरे साथ कोलेट कर रही है उसको मुझे पावर देनी पड़ेगी। अगर मैंने इसको पावर नहीं दी, मैंने इसको जो है वैल्यू नहीं करा, तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा और अपनी सीटें मेरे साथ साथ ले जाएगा, मेरे मेरे पास सीटें कम रह जाएंगी, मेरी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, और फिर से री इलेक्शन होगी तो मेरी पावर तो हो गई जीरो। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे प्रधानमंत्री कोलिशन द्वारा चुना जाता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री की पावर जो है काफ़ी कम हो जाती है। बट वहीं पे अगर सिंगल पार्टी फुल मेजोरिटी सीट्स के साथ जीत कर आई है, तो उसकी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो पेज 93 का जो अब आपका सेकंड पैराग्राफ है, वो इफेक्ट्स बता रहा है कोलिशन गवर्नमेंट के। जब भी प्राइम मिनिस्टर कोलिशन गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाएगा, कोलिशन के द्वारा किसी और पार्टी के साथ हाथ मिला के पावर में आएगा, तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट, जब कोलिशन द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर है पावर में आएगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है या किसी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिलेंगी, उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, इन द केस ऑफ नॉन मेजोरिटी, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाती है कि मैं किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहूंगा, मुझे कौन लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल बढ़ जाता है जब मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी पार्टी को। सेकेंड इफेक्ट, कोलिशन की वजह से जो है, जब कोलिशन में पावर आती है, कोलिशन में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर उस लेवल की नहीं रह जाती जो सिंगल मेजोरिटी पार्टी की वजह से उसको मिलती है। देन थर्ड इसका इफेक्ट होता है, इट ऑल्सो ब्रॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाइक चूजिंग द मिनिस्टर एंड डिसाइडिंग द रैंक्स एंड पोर्टफोलियो। आज बीजेपी फुल पावर में, फुल मेजोरिटी के साथ आई है, वो अमित शाह को जो मतलब कि जो सा पोर्टफोलियो देना चाहे दे सकती है, वो जो है स्मृति ईरानी को जो सा पोर्टफोलियो देना चाहे दे सकती है, अपने पसंद के मंत्रियों को वो पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट्स दे सकती है। बट वहीं पे कोलिशन की अगर गवर्नमेंट होगी, अगर आपने किसी और के साथ हाथ मिला के पावर में आए हो, तो आपको सामने वाले को भी ज़बरदस्ती देना ही पड़ेगा। आप देना चाहो उसको पोर्टफोलियो अच्छे डिपार्टमेंट या नहीं चाहो, वो पर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हर वक्त डर रहेगा कि अगर मैंने इसको इसकी पसंद के डिपार्टमेंट्स नहीं दिए, तो ये मेरी मेजोरिटी को ख़त्म कर देगा या अपनी सीटें वापस ले जाएगा। तो हो सकता है जिस सीट पे आप अपने पर्सन के बंदे को बिठाना चाहते हो, आप कोलिशन पार्टी के पर्सन को बिठा रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। Fourthly, even the policies and the programs of the government cannot be decided by the prime minister alone. क्यों? क्योंकि दो पार्टीज अब पावर में आ गई, दो या तीन पार्टी जिन्होंने भी कोलिशन करा। अब दोनों तीनों लोगों की, दोनों तीनों पार्टीज की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोचने का तरीका है। तो अब प्राइम मिनिस्टर अकेला डिसीजन नहीं ले सकता या अकेले से प्रोग्राम्स नहीं बना सकता, उसको बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी, जो वो बोलेंगे उनकी भी सुननी पड़ेगी, उसको अकेले कुछ नहीं कर सकता वो। फिफ्थ जो होगा, पॉलिसीज जो होती हैं बहुत डिस्कशन से बनेंगी, प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरह का नेगोशिएटर बन के रह जाएगा। ठीक है, अगर मेजोरिटी में प्राइम मिनिस्टर होता है तो लीडर की तरह काम करता है, मैं डिसाइड करूंगा। वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर जो है कोलिशन द्वारा बनता है, अच्छा आप क्या चाहते हो बताओ, सामने वाली पार्टी क्या चाह रही है, आप बता दो, नेगोशिएटर का काम करता हुआ रह जाता है, खुद लीडर नहीं बन पाता। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ऑफ व्हेन अ पार्टी डजंट गेट मेजोरिटी, तो उसे कोलिशन करना पड़ता है, तो उसको क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं, इसके अंदर सारा का सारा
ये बताया गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहे हैं कि जैसे सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का रोल होता है, स्टेट लेवल पे वही रोल गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर का होता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो वो स्टेट के लिए, जिस स्टेट के लिए उसको चुना जाएगा वो उसका हेड होता है, बट वो स्टेट की गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो सेम चीज जो सेंट्रल लेवल पे होती है वो स्टेट लेवल पे भी आपकी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जिसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आपके सरकारी लोग आते हैं, सरकारी एम्प्लॉयज आते हैं। मेजरली आपके ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ये लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं, उनको क्लियर करते हैं। जो ये एग्जाम करवाता कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। ये इंडिया के एंड वर्ल्ड लेवल पे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। जो इसको क्लियर करता है उसे इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है, एंड इन्हीं को परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये स्टेट्स में जाके स्टेट की भलाई के लिए काम करते हैं, एंड गवर्नमेंट को जो है रिपोर्टिंग करते हैं कि किस तरह से कौन सी स्टेट में काम चल रहा है। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी कहती है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अंदर, हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के अलावा हमारे सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लोग आते हैं। इनको जो है मिलिट्री सर्विस से इसलिए अलग करा गया है, या फिर कैसे अलग करा गया कि इनको जो है सिविल सर्विस वाले लोग बोला जाता है। इनको मिलिट्री सर्विस नहीं, इनको सिविल सर्विस के लोग कहा जाता है। ये सिविल सर्विस के लोग जो है ट्रेन्ड ऑफिशियल्स होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट एंड दे आर बीइंग गिवन ट्रेनिंग। ये स्किल्ड होते हैं ताकि ये अच्छे से इस सरकार का काम कर सकें, और ये मंत्रियों के साथ मिलके उस स्टेट की या उस लोकेलिटी की, उस जिले की जो है वहाँ की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विस के लोग होते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनके ऊपर मंत्री बैठते हैं, तो जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो इनको लीड कर रहे होते हैं। तो ये आपके आईएएस, आईपीएस, दे वर्क अंडर पॉलिटिकल मिनिस्टर्स, दे वर्क अंडर लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का जो इलेक्टेड मंत्रीज होते हैं, इनका फुल कंट्रोल होता है इन आईएएस, आईपीएस लोगों पे, इस ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर। एंड ये ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, सिविल सर्वेंट्स की, कि वो किसी भी नेता के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, किसी भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। वो जो है अपना फेथफुली काम करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो। इट डजेंट मैटर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना काम, सरकार ने जो काम बोला है उनको वो काम करना है। तो दे हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। वो ऐसे नहीं कह सकते ऑफिशियली कि ये सरकार अच्छी है और ये सरकार बुरी है, वो नहीं कह सकते। This means the bureaucracy will not take any political position on policy matters. अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या लगता है सरकार का डिसीजन सही है गलत है, आप बोलेंगे, अगर आप आईएएस, आईपीएस हैं, कि सरकार ने जो किया ठीक है, हम सरकार के साथ हैं, बस जो करंट सरकार है हमें रूल्स निभाने हैं, वट एवर दिल से विल डू इट। और ये जो है कई बार ऐसा होता है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी पावर में है, एंड वो जो है कुछ कुछ जो है ऑर्डर्स दे रही है, और उसके हिसाब से आईएएस, आईपीएस वर्क कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स वर्क कर रहे हैं। फिर वो पार्टी हार जाती है, कोई और पार्टी पावर में आ जाती है। तो ये नहीं कि वो कहेंगे कि हम तो उसी पार्टी का साथ देंगे, नहीं। उनको जो भी पार्टी पावर में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे उनको वो करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ड्यूटी बनती है कि वो फेथफुली और एफिशिएंटली उनको जो भी काम दिया गया है, जो पॉलिसीज बनाने को दी गई हैं, वो उसको करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दे हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, वो किसी की साइड स्पेसिफिकली नहीं लेंगे। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत लेवल पे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, एंड इसके अंदर पूरे देश के लिए ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट के लिए स्टेट सर्विसेज हैं, एंड देन आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट वगैरह के भी आपके एग्जाम्स होते हैं। और इसमें टेक्निकल, मैनेजरियल, ये सब स्टाफ भी चाहिए होता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें पता था कि हमें जो है हाईली इंटेलिजेंट, केपेबल, स्किल्ड लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी सरकार को चलाने के लिए। तो उन्हें सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स जो थे वो उनको हमेशा रखा। और ये एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है? ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को टास्क दिया गया, 1 मार्कर में याद रखना। तो जब पूरे देश के एग्जाम होंगे तो उन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाएगा सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे होगा तो वो स्टेट का नाम के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन लगा देंगे। जैसे अगर हरियाणा का हो तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तेलंगाना का हो तो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन।
इस तरह से स्टेट वाइज भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं एंड इनको जो है रिक्रूटमेंट का काम दिया जाता है, पूरे देश के लिए रिक्रूटमेंट होती है इनके अंडर। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपीएससी के या फिर आपके पीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, इनका फिक्स टर्म होता है कि इनको जो है इनके मेंबर्स को चुना जा रहा है, फिक्स टर्म के लिए रखा जा रहा है। और अगर किसी कारण हेतु आप उनको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरी इंक्वायरी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि अगर आप इस पर्सन को इसके टर्म से पहले हटा रहे हो तो क्यों हटा रहे हो, व्हाट इज द रीजन। तो हटाना भी आसान नहीं है, इट्स सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन आर एग्जीक्यूटिव। यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये चाहते हैं कि बहुत हाईएस्ट इंटेलिजेंट लोग ही इस पोजीशन के लिए चुने जाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। बट ये लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी आपका जो है जस्टिस प्रिवेल हो, यहाँ पे भी इक्वालिटी हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है वीकर सेक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन रखा है। वीकर सेक्शन को इन्होंने रिजर्वेशन दिया, जिसमें एससी को रिजर्वेशन मिलती है, एसटी की रिजर्वेशन है, इसमें विमेन की रिजर्वेशन है और ओबीसी की रिजर्वेशन है। ये 4 रिजर्वेशंस दी गई हैं। अगर आप विमेन हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है, आपके सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेसी सबके लिए ओपन है विद स्पेशल रिजर्वेशन टू द वीकर सेक्शन। यहाँ तक क्लियर। तो इसके अंदर आपकी जो पोजीशंस बताई गई हैं, ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस आईपीएस होता है, सेंट्रल सर्विसेज में आईएफएस आईआरएस होता है, स्टेट सर्विस में सेल्स टैक्स ऑफिसर होता है। अब ये आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो है एग्जाम होता है यूपीएससी का एंड उसके अंदर अगर आप टॉप 100 में हो तो आपको जो है आईएएस की सर्विसेज मिलेंगी। टॉप 200 में, 100 टू 200 की पोजीशन है तो आपको आईपीएस पुलिस कमिश्नर वाला पोजीशन मिलेगा। देन आपके नेक्स्ट हंड्रेड्स के अंदर आपका इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इस तरह से चलता है। तो ये जो आईपीएस के अंडर जो लोग यूपीएससी के अंडर जो फर्स्ट 2 पोजीशन होती है आईएएस एंड आईपीएस, ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इनको बैकबोन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो जनरली आईएएस की जो पोस्ट होती है उसको क्या बनाया जाता है, कलेक्टर, कलेक्टर का वर्ड दिया जाता है। जब वो स्टेट में आते हैं तो उनको अलग अलग एरिया का डेवलपमेंट दे दिया जाता है और वो उस एरिया के कलेक्टर कहलाए जाते हैं। एंड इनकी जो ड्यूटी होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो ये जाएंगे स्टेट में, किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की बढ़ाई के लिए काम करेंगे, किसी जो स्टेट के अंदर जाकर डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो ये स्टेट को रिपोर्टिंग तो करेंगे करेंगे बट इनका जो मेन कंट्रोल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इनको कुछ कहने की। तो ये जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का तरीका होता है स्टेट गवर्नमेंट में अपनी पावर बना के रखने का, कि मेरा बंदा काम तो आपकी स्टेट में जाके करेगा पर वो सुनेगा किसकी, मेरी सुनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनेगा, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा। ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दिखाती है। आईएएस और आईपीएस जो है अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करते हैं। इनका जब टर्म पूरा हो जाता है तो ये दोबारा अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जा सकते हैं। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर नज़र रखती है एंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट ज़्यादा होते हैं पर काम स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हमने इतना कुछ पढ़ा कि आईएएस आईपीएस कलेक्टर लोग जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना कुछ करती है, बट फिर भी आम इंसान जो है इन ब्यूरोक्रेट्स के पास जाने से डरता है। उसको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेट जो है ये आईएएस आईपीएस लोग हैं, ये मुझसे ढंग से बात नहीं करेंगे, ये मेरा काम नहीं करेंगे। तो एक आम इंसान जो है इन्हें अप्रोच करने से डरता है, फियरिंग कि वो सामने वाला मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन को लेके इनसेंसिटिव होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सरकार का रोल आता है, हमारे लेजिस्लेचर का रोल आता है कि उन्हें अगर लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जो है क्वेश्चनिंग करना, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना, उसको डांट लगाना, ये सारा काम लेजिस्लेचर का यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट इसके बदले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर सरकारी हर चीज़ में टांग अड़ाती रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो हमेशा एक टस्सर रहता है कि सरकार का कितना रोल होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स की कितनी आज़ादी होनी चाहिए। तो हमेशा ये रहता है कि आम जनता को लगता है कि ब्यूरोक्रेट हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे जो हमारे हक दिए गए हैं आम जनता को, इसकी वजह से जो है ब्यूरोक्रेट थोड़ा सा डरेंगे कि हम उनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और थोड़ा बेटर वर्क करेंगे। तो यहाँ से आपको ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी पूछ सकते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आ सकता है। ये मैंने आपको आंसर व्हाट्सएप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 3 करना है या कौन सा करना है मुझे बता देना। ठीक है।